ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट के आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको विशेष करके जो आगामी जो सी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, उस उद्देश्य से हमारा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको बता दें कि बहुत सारे आसार अफवाहें फैल रही थी कि जो एग्ज़ाम सी टेट की जुलाई में होने वाली है, वो एग्ज़ाम को कोरोना वायरस के कारण उसको टाला जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये मुख्यतः साफ़ हो चुकी है और पेपर के माध्यम से आपने अखबार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि एग्ज़ाम 5 जुलाई को अपने निर्धारित समय पर ही होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहेंगे। आइए आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर और आप भी इसे हल करेंगे, और इन क्वेश्चनों में से आप जितने क्वेश्चन को सही करेंगे वो कमेंट बॉक्स में दर्शाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? आपके पास विकल्प है, बच्चा पढ़ाई करने के योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, या बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेने की आवश्यकता है, या व्यवस्था फेल हुई है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है और आगामी सी टेट में भी आने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी व्यवस्था फेल हुई है। अब व्यवस्था क्या होता है पहले हम बारी बारी से समझेंगे। देखिए, बच्चे जब फेल होते हैं, यहाँ पर जब बच्चा फेल होता है, अगर एक बच्चे फेल होते तो इस परिस्थिति में उसकी व्यक्तिगत फेल हो सकती थी, असफल हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा जब फेल होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है? व्यवस्था फेल होता है, क्योंकि बच्चे, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बच्चा पढ़ने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा कोई भी साइंस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नहीं है जिन्होंने सिद्ध किया हो कि बच्चे पढ़ने योग्य नहीं है। हाँ, बच्चे पढ़ने योग्य है, हो सकते हैं कि उसमें कुछ निर्योग्य पाई जाती होती है, लेकिन आप उसको शिक्षण विधि हो या अलग अलग विधि द्वारा उसको पढ़ा के उसके ज्ञान को भी आप वृद्धि कर सकते हैं। बच्चों ने उत्तरों को सही से याद नहीं किया। देखिए, याद करना ये अधिगम है, लेकिन अधिगम का सबसे बुरा क्या है? याद करना। रटन, कोई भी विद्या को रटन के माध्यम से उसको अर्जित करना, ये क्या है? बहुत ही खराब है। और तीसरा जो ऑप्शन है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी व्यवस्था फेल हुई है। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? आपका इसमें विकल्प है, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी, या तानाशाही। तो आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा ऐसा जो शिक्षक के भूमिका को बता रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुविधादाता। जी दोस्तों, एज ए टीचर एक क्या होता है? सुविधादाता या मार्गदर्शन, ये उस रूप में होते हैं, न कि सत्तावादी के रूप में या तानाशाही। ये तो सबसे बड़ा खराब ऑप्शन है। और उसके में अनुमति परक, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी हमेशा शिक्षक की अनुमति ही चले उस पर, यानी उस जैसा चाहे वैसा ही हो, ऐसा नहीं है। बल्कि बच्चे को एक सुविधा के रूप में, उसके मार्गदर्शन के रूप में एक टीचर को होना चाहिए। ये किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ेंगे अब। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यदि आप एक अध्यापक हैं तो आपने इस चीज़ को फेस किया होगा, जब कोई प्रश्न बच्चे पूछते हैं, यदि उस प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं होता है, तब उस वक्त आप क्या करते हैं? मतलब एक एज ए प्रशिक्षण प्राप्त टीचर के लिए क्या उचित होना चाहिए, उस चीज़ को आप करना है। तो आपके पास विकल्प है, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। यदि आप बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप बच्चे को डांट देंगे या चुप करा देंगे। या शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देंगे, यानी जो सवाल पूछ रहे हैं सवाल से उसको विचित्र कर देंगे। या शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, या आप डायरेक्ट उसको कह देंगे कि बच्चे हम इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। या डी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। देखिए, यदि आपके पास विवेक है तो उसका प्रयोग कीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यदि आपको उस प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो आप गलत उसका आंसर नहीं दीजिएगा। अगर गलत उत्तर दीजिएगा तो बच्चे क्या होंगे, उसको सीख लेंगे और कहीं पर उसका प्रयोग कर देंगे। इसलिए आपको तो गलत उत्तर देना ही नहीं है, और बच्चे को डांटना ये तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, ये हानि। इसलिए आप क्या करेंगे, इसका सही उत्तर अगले दिन उसको बढ़िया समझ के फिर उसके बाद में बच्चे को इसका उत्तर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा 3 का। अब बात करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यानी अभिप्रेरित
यहाँ पर देखिएगा स्पेस थोड़ा दिला गया है ना, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है। आपके पास में विकल्प है, पहला विकल्प को हम पढ़ते हैं थोड़ा यहाँ से, हाँ अब देखते हैं। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति यानी बच्चे की ज़्यादा उसमें प्रेजेंटेशन हो, या शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, या विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या डी आपके पास में है कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न आपको दिख गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब बच्चे के अंदर प्रेरणा जागृत होगा, जब बच्चे के अंदर प्रेरणा जागृत होगा तो बच्चे क्या करेंगे? आपसे प्रश्न पूछेंगे जो विषय को आप पढ़ा रहे हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा। अब बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन की। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा साहित्य का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। क्या होगा सही उत्तर? इसका डी होगा, यानी एज ए टीचर को उसके अध्यापन विषय, जो विषय पढ़ा रहे उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद में उसको चाइल्ड साइकोलॉजी का भी ज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। अब बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये सामाजिक अधिगम से लिया गया है, जो बंडूरा का दिया हुआ है ना। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? यानी हम बात कर रहे हैं सामाजिक क्रिया के बारे में, सामाजिक अधिगम के बारे में, जो बंडूरा के द्वारा दिया गया उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? चिंतन, प्रतिधारण, या पुनरावृत्ति, या सार का दोहराना। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। बंडूरा के सामाजिक अधिगम से क्वेश्चन को लिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिधारण। जी दोस्तों, आपने इसके अधिगम सिद्धांत को पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं बंडूरा? बच्चे लोग को एक समूह में बैठालते हैं और उसके बाद में उसको अलग अलग बच्चे को अलग अलग गतिविधि, यानी एक पर्दे व फिल्म और बेबी डॉल के साथ उसको गतिविधि दिखाते हैं, और दिखाने के बाद में क्या होता है, वो अलग अलग उसके साथ में क्रियाएं करती हैं बेबी डॉल और उसके साथ में। और जब बच्चे को उसी डॉल दिया जाता है तो बच्चे भी क्या करते हैं? उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जो उसको पर्दे पर दिखाया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ, बच्चे क्या करते हैं? अपने समाज में जिस प्रकार से गतिविधि को देखते हैं उसी प्रकार से क्या करते हैं? वो धारण करते हैं। क्या करते हैं? वो धारण करते हैं और उसी क्रिया को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए कि एक बालक को अगर खिलाड़ी बनना है, क्या बनना है उसको? खिलाड़ी बनना है, तो क्या करेगा वो? कि खिलाड़ी बनना तो क्या करेगा वो? सलमान खान का ही अनुकरण करेगा? नहीं, क्या करेगा वो? कि कहीं ना कहीं किसी खिलाड़ी का ही अनुकरण करेगा, यानी सचिन तेंदुलकर का ही अनुकरण करेगा, क्योंकि उसको क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। तो वो उस प्रकार के चीज़ को वो अनुकरण करेगा। तो यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। तो क्या करेगा? प्रतिधारण। जो गतिविधि को वो देखेगा उस गतिविधि को अपने और क्या करेगा? वो धारण करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? आपके पास विकल्प है थर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का, और हल का। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर दीजिएगा कि नवीन ज्ञान यानी नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ का। किसका हो जाएगा? वुडवर्थ का होगा। यानी वुडवर्थ महोदय कहे हैं कि अगर नवीन ज्ञान को अगर हम नवीन परिस्थितियों में अगर अर्जित करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। 7 तक क्या हो जाएगा? बी। अब बात करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है? बात करेंगे इसके विकल्प पर। तो पहला विकल्प आपको दिख रहा है स्किनर, दूसरा है आपको पियाजे, और सेकेंड की बात करेंगे वो थॉर्नडाइक और लेवाइगोट्स की। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। आपके पास में 4 विकल्प है और 4 विकल्प आपने पढ़ा, स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक और लेवाइगोट्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पियाजे होगा। जी दोस्तों, पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, अपने ज्ञान का रचना वो स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? ज्ञान कहा गया है ज्ञान। अब बात करेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता में शामिल है दूसरों का अनुकरण और नकल करने की योग्यता, अपसारी चिंतन करने की योग्यता, लंबे अनुच्छेदों और अंकों को क्रमवार याद करने की योग्यता, या ऑप्शन डी अपसारी चिंतन करने की योग्यता। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। यानी एक बिंदु से होकर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से होकर बहुत सारे इस प्रकार की, यानी आप एक बिंदु से अलग अलग, ये आपकी सोच है, अलग अलग अगर आप निकल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए? अपसारी। क्या कहलाएगा? ये अपसारी चिंतन कहलाएगा। यदि आप एक बिंदु पहुंचने के लिए आप इस प्रकार से, यानी आप पहुंच रहे हैं, है ना, इस प्रकार से रेखा पहुंच रही है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अभिसारी चिंतन कहलाएगा। तो आपको क्या बनना है? अपसारी चिंतन। यही चीज़
एक सृजनात्मकता बालक के अंदर पाई जाती है। 9 क्या हो जाएगा बी। अब बात करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसी पाठ को सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर, या अंतः संबंध के सिद्धांत पर, निरंतरता के सिद्धांत पर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता। जी दोस्तों, व्यक्ति विभिन्नता के कारण, क्योंकि ऐसा कोई भी बालक नहीं है जिसमें व्यक्ति विभिन्नता नहीं पाई जाती, यानी सब चीज़ में पाई जाती है, या उसकी पृष्ठभूमि से हो, या सामाजिक स्तर से हो, या शैक्षणिक स्तर से हो, उसमें क्या होती है? विभिन्नता पाई जाती है। यानी एक ही माता पिता के 2 बच्चे में गुण समान नहीं हो सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाती है? व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। अब बात करेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में प्रस्तावना का महत्व है। पाठ्य योजना में प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो बताएंगे इसका उत्तर, पूर्व ज्ञान की जांच करना, या छात्रों का नया ज्ञान देना, या पाठ का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो आपको पता होगा, जो उसमें पाठ्य योजना में एक प्रस्तावना भी आता है, प्रस्तुतिकरण भी है। तो उसमें से एक प्रस्तावना है जिसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी उसके प्रीवियस नॉलेज का क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो क्या होगा? 11 का ए हो जाएगा। अब बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं? यानी किस विधि में बच्चे क्या करते हैं? स्वयं करके सीखते हैं। आपके पास विकल्प, पहला विकल्प आपको दिख रहा है अनुवेंशन विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि, या सेकेंड व्याख्यान विधि, या डी लिखित विधि। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुवेंशन विधि। क्या हो जाएगा? अनुवेंशन विधि होगा। जी दोस्तों, अनुवेंशन विधि होगा, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? स्वयं करके सीखते हैं। इसी विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोज विधि भी कहा जाता है। तो आपके से हम एक सवाल पूछते हैं कि अनुवेंशन विधि के जनक कौन है? जी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अनुवेंशन विधि के जनक कौन है। अब बात करेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13वां नंबर क्वेश्चन में है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है? अनुकरण विधि जो है किस स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है? आपके पास विकल्प है प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, ऊंचे स्तर, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर। कौन स्तर होगा? प्राथमिक स्तर पर अनुकरण विधि को प्रयुक्त मानी जाती है। अब बात करेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन है, एक दिन में सीमित अवधि में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण योजना कहलाती है। यानी एक दिन में सीमित अवधि में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण योजना क्या कहलाती है? वार्षिक योजना, दैनिक योजना, इकाई योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इकाई योजना। क्या हो जाएगा? इकाई योजना। इसी को यूनिट प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूनिट प्लान भी कहते हैं। जो एक विषय के लिए यानी सीमित अवधि के लिए बनाई जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? इकाई योजना कहलाता है। अगर एक दिन के तमाम विषयों के बारे में बनाएंगे तो वो दैनिक कहलाएगा, और उसी चीज़ को अगर हम एक साल के लिए अगर कंप्लीट करते हैं तो हमारा क्या कहलाएगी? वार्षिक योजना, यानी सिलेबस जो होता है वार्षिक योजना के रूप में बनाई जाती है। तो आई होप कि आपको 14 क्वेश्चन हमने बनाए होंगे, उसमें से आपने सभी क्वेश्चन को सही किया होगा। आपने जितने क्वेश्चन को हल किया हो वो कमेंट बॉक्स में दर्शाएंगे, और हम आगे आपके लिए लगातार 5 जुलाई तक लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।